हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों की अच्छे से छुट्टियां चल रही होंगी। सभी लोग दिवाली भी अच्छे से मनाए होंगे। तो अब दिवाली के साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहे, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश शर्मा और मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। और जैसे कि प्लांट किंगडम चल रहा है उधर और इधर भी आपके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करते रहेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी साथ में लाते रहेंगे। देखिए क्या है कि जैसे कि जो स्टूडेंट आते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखिए, उन्होंने देखा कि अरे ये सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, छोड़ो 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 आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो भी यहाँ तक पहुंचा है स्टूडेंट, मैं उससे कहता हूं कि आप एक काम करिए, इसको आप पूरा देखिए वीडियो को, और कुछ समय के लिए पेशेंस के साथ में आप पूरा देखिए वीडियो को। फिर उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा ना लगे और मैं कहीं समझाने में अनसक्सेस रहूं तो आप एक बैड कमेंट करके चले जाइएगा कि आप नहीं समझा पाए। और अगर समझ में आ जाए तो एक अच्छे से कमेंट कर देना। लेकिन क्या है, इसको आप पूरा देखिए वीडियो को, फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा मैंने आपको समझाया है, कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डिपेंड ये नहीं करता है कि व्हाइट बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। एक हमारे मित्र थे, हैं मित्र थे नहीं हैं, तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि डिपेंड इस पर नहीं करता है कि घोड़ा कैसा है, डिपेंड इस पर करता है कि घुड़सवार कैसा है। रेस तो घुड़सवार के दम पर भी जीती जा सकती है, ये बात सत्य है। अच्छा घोड़ा अगर है और घुड़सवार अगर सही नहीं है तो भी रेस नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, प्लीज आप इसको पूरा देखिए। देन उसके बाद मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद में ये जो टॉपिक जो मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, इसके बाद में मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप दोबारा कहीं यूट्यूब पर इसको सर्च नहीं करोगे, कोई भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखिए। ओके, चलिए बिना कोई इधर उधर बातें किए हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले आज क्या बताना है, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए आइए। और सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना ये है कि जब आप इधर आप देख रहे हो, ठीक है, जब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सिर्फ आपका फोकस हमारी तरफ होना चाहिए, ना कि इधर उधर, ना कि उनके पास में, किसी के पास में नहीं। ठीक है, जो भी है आप फोकस इधर करिए। तो इसीलिए नाक कान सब एकदम खोल के, दिमाग खोल के बैठ जाइए, तब आप इधर फोकस करिए। चलिए आइए फोकस करिए। मेसेल्सन एंड स्टेहल, ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। और ये भी आप जानते हैं इसके बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये भी आपको पता होगा, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, चाहे नेट की बात करें चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट में मान के चलिए पर ईयर एक एग्जाम, एक क्वेश्चन यहाँ से आना रहता है। और बच्चे, आप ये समझिए कि बच्चे यहाँ से 90% क्वेश्चन गलत करके जाता है, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल यहाँ से क्वेश्चन आता है और बस उसी में धराशायी हो जाता है। लेकिन जो आज इस वीडियो को पूरा देखेगा वो कभी भी, कोई भी यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, उसको अच्छे से सॉल्व करके आएगा और 4 नंबर अपने पक्के करके आएगा। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट जो है ये इसमें क्या लिया गया था, ई कोलाई लिया गया था। और बेसिकली ये प्रूफ करने के लिए किया गया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली, वो सेमी
कंजर्वेटिवली वो सिंथेसाइज होता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, इससे ये प्रूफ किया गया था। एक चीज आप ध्यान करिए, यहां से एक चीज ध्यान करिए कि यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ये सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए सिंथेसिस की स्कीम किसने बताई थी? तो वो थे वाटसन एंड क्रिक ने बताई थी। इसके बारे में केवल उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन इन्होंने प्रूफ किया था, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने क्या किया था? प्रूफ किया था। ठीक है, इनका चलो पूरा नाम लिखते हैं, इनका पूरा नाम पहले लिखते हैं। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। कब इन्होंने एक्सपेरिमेंट की दिया था? 1958 में। ठीक, 1958 में एक्सपेरिमेंट दिया था। ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो यहां पर एक लाइन और लिख लो, अच्छे से लिख लो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका कि इन्होंने ये बताया था कि जो रिप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिवली होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव replication in prokaryotes। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या लिया था इन्होंने? ई कोलाई लिया था। आपको भी समझाएंगे भी, लेकिन कुछ क्या है, पहले जैसे मूवी बनती है ना, तो मूवी में कुछ पहले स्टार्टिंग दी जाती है, एक क्लू दिया जाता है, तो कुछ क्लू यहाँ पर देते हैं, तब उसके बाद में आप समझेंगे। क्योंकि ये बेसिकली ये हम यहाँ पर जो लिखवा रहे हैं ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पहले बेस तैयार कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये भी जरूरी है जानना, इसलिए पहले ये लिख लीजिए आप, तभी हम ये कर सकते हैं कि गारंटीड कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, तब कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली सिंथेसिस होता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स इन्होंने क्या लिया था? ई कोलाई लिया था। चलो अब कुछ टूल्स लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें टूल्स यूज हुए थे एक्सपेरिमेंट में, ये भी आता है। ठीक है, इसमें टूल्स क्या क्या यूज हुए थे, तो आपको टूल्स के बारे में बताते हैं। तो टूल्स इसमें क्या थे? टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ई कोलाई था। क्या था? ई कोलाई था इसमें। और ई कोलाई के साथ में इसमें क्या लिया गया था? आइसोटोप्स थे N14 एंड N15 आइसोटोप्स थे, N14 एंड N15 आइसोटोप्स थे। और उसके साथ में क्या था? ई कोलाई हो गया, N14 N15 ये आइसोटोप्स थे। एक चीज और ध्यान रखो कि जो N15 था वो क्या था? नॉट रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव नहीं था, नॉट रेडियो एक्टिव। क्योंकि क्वेश्चन में लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन करने के लिए लिखते हैं कि N15 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, आपको केवल कंफ्यूज आते हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं आपके दिमाग में। लेकिन आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो आप कंफ्यूजन के जो ट्रैप जो बनाएंगे, जाल बनाएंगे, उसमें फंसेंगे नहीं आप। ठीक है, तो N15 को है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं होता है, केवल ये आइसोटोप्स है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं है। और इसके साथ साथ में इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिया था ई कोलाई हो गया, N14 N15 ये रेडियो एक्टिव नहीं था, आइसोटोप्स लिया था। उसके साथ में डेंसिटी ग्रेडियंट क्या लिया था? सीजियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है
ये पूछते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट क्या था, इनके एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी ग्रेडियंट क्या था, तो आप तुरंत बताएंगे कि डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड था, क्योंकि हम एक स्तर के पास में पढ़े हैं, सीजियम क्लोराइड था। ठीक है, तुरंत बताएंगे आप। यहां तो कुछ नहीं है, ये क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, छोटा छोटा है, इससे ये वो यहाँ पर मतलब क्या है, छोटा वीडियो ही बनाते हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहते हैं, इनको कभी मिस मत करो। जब भी कोई डालेंगे वीडियो तुरंत आप देखो, पूरा पूरा देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि जब ये बताता हूँ तो उसमें उसका मतलब है, कोई जब छोटे टॉपिक कवर करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि उसमें हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। चलिए इतना नोट करिए आप, इतना नोट करिए आप, ठीक है। ये टूल्स इसके हैं, ई कोलाई लिया गया था, N14 N15 आइसोटोप्स लिए गए थे, N15 जो है रेडियोएक्टिव नहीं था, और डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए सीजियम क्लोराइड का यूज किया गया था। ठीक, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इतना नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जब आते हैं तो एक्सपेरिमेंट में क्या था वो आपको हम बताते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या था, तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो उसमें क्या था, अब ये आपको समझाते हैं। तो अब इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, ये तो पता ही है कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ये तो पता ही है। ठीक है, चलो देखो, एकदम फोकस होके, बिल्कुल दिमाग इधर उधर नहीं होगा, आंखें इधर उधर नहीं होंगी, ओनली बोर्ड पर होंगी। ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट, 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 ओके। अब क्या है, यहां पर सबसे पहले पैटेड डिस्क लिया गया। ठीक है, ये क्या है, पैटेड डिस्क, पैटेड डिस्क, पैटेड डिस्क बना लो। ठीक है, ये एक पैटेड डिस्क है, ठीक, और एक ये पैटेड डिस्क है, ऐसे। ठीक, अब क्या किया गया, ये यहां पर टेस्ट ट्यूब एक बना लो, भाई टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, एक यहां पर टेस्ट ट्यूब बना लो, ओके, यहां पर टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, अब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो कि ये यहां पर इसके अंदर ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें भी ये कुछ सॉल्यूशन है, ये मीडियम है, ठीक, ये मीडियम है, और इसमें भी कुछ मीडियम है। अभी सब बताएंगे क्या क्या मीडियम है, इसमें भी मीडियम है। आज आप वो टॉपिक कवर करके जाओगे जहां से ये मान के चलिए आप 90% स्टूडेंट छोड़ के आते हैं क्वेश्चन को, ये मान के चलिए। अब क्या है, इसमें पैटेड डिस्क जो है ये वाली, तो इसमें क्या किए, पैटेड डिस्क में एक बैक्टीरिया ग्रो करा है, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया, ये एक नहीं मतलब बहुत सारी बैक्टीरिया ग्रो करके बन गई इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कुछ इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, ये कुछ इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है इसका, इस तरीके से, ये इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ठीक, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया इसका। ये जो मीडियम डाले थे इसमें, ये पता क्या है, ये N15 मीडियम है, ये कौन सा हो जाएगा, N, चलो N14 ले लो, और ये वाला ये क्या हो जाएगा, N15 मीडियम, और ये क्या है, ये ई कोलाई है बेसिकली। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ई कोलाई है, ठीक, ये ई कोलाई है, ये तो इस मटेरियल के अंदर चला गया, ये मटेरियल, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये N15 है, और ये N14 मीडियम में पड़ी है। अब बेसिकली यहाँ पर ये देखा जाता था कि क्या ये जो है एब्जॉर्ब करेगा इसके जेनेटिक मटेरियल N14, यहाँ पर ये देखा कि N15 इसके जेनेटिक मटेरियल में जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगी को जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये देखा गया। ठीक है, और जो ये इसमें टेस्ट ट्यूब में लिया गया था, दोनों टेस्ट ट्यूब में, ये क्या था, तो जो दोनों टेस्ट ट्यूब में लिया गया था, ये यही तो था
डेंसिटी ग्रेडियंट इससे देखा जाता था। कौन सा? सीजियम क्लोराइड, ये सोल्यूशन था, सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन था ये जो था सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन था, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो N14 वाला था, ये N14 वाला, अब इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर लिया गया। N15 वाला, इसका भी जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर लिया, इसको आइसोलेट कर लिया गया। तो इसमें N14 था, इसके जो जेनेटिक मटेरियल में N14 था, तो वो क्या होगा, वो आप यहां ऐसे यहां रहेगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा क्योंकि जो N15 होता है और N14 जो होता है, तो N15 आप भी जानते हो कि इसका वेट इससे ज्यादा होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट इससे ज्यादा होगा। ठीक है, जब वेट इसका ज्यादा होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो नीचे बैठ जाएगा, और इसका कम होगा तो ये थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है, ये नीचे बैठ जाएगा। अब कैसे बैठेगा वो देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब ऐसे मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें टेस्ट ट्यूब को ऐसे लगाते हैं और बहुत तेज से स्पिनिंग कराते हैं, बहुत तेज से नाचती है। अब जो नाचेगी तो क्या होता है, फिर ये अपने वेट के अकॉर्डिंग ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हल्का वेट होता है ऊपर रहेगा, ये इसका वेट ज्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर N15 है और यहाँ पर ये N14 वाला है, इससे ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक एक स्टेप था इसका, इन्होंने चेक किया था केवल। अब इसके बाद में फिर क्या किया इन्होंने, जो N15 वाला जो जेनेटिक मटेरियल था, N15 वाला जेनेटिक मटेरियल था, वो उठा के डाल दिया किसमें, N14 वाले मीडियम में। साइंटिस्ट सोचा अब देखें क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, बनाओ। ठीक, इसको पॉजिटिव बना लेना। ठीक है, देन उसके बाद में ये तो अभी तक कंफर्म किए थे कि हाँ भाई ये एब्जॉर्ब कर लिया है N15 को, और उसमें N14 एब्जॉर्ब कर लिया है, यहां से कंफर्म कर लिए थे। अब वो क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप करेंगे, और अगला स्टेप ये था कि जैसे ये पैटी डिस्क है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे पैटी डिस्क है, और इसमें क्या हुआ, इसमें अब N14 मीडियम डाल दिए। N14 मीडियम था इसमें, ठीक, इसमें N14 मीडियम था। अब N14 मीडियम में, अब जो N14 मीडियम में अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा ले लिए, जिसमें क्या था, N15 था, वो यहाँ पर बैक्टीरिया ले लिए। आप सोचे अगली जनरेशन में क्या होगा, देखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं तो क्यूरियोसिटी तो होती है उनमें। ठीक है, तो ये जो था ये था N14 मीडियम था, N14 मीडियम था ये वाला, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो N15 वाला था। तो अगली जो जनरेशन आई तो उसमें क्या आएगी, तो अगली जनरेशन आएगी तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लिख लो, ये फर्स्ट जनरेशन लिख लो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लिख लो, फर्स्ट जनरेशन। ठीक, अब फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या होगा कि N15 वाला था तो उसके क्या होगा, N15 वाला था और N14 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेगा और पहली जनरेशन में 100% हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा, 100% हाइब्रिड बनेगा। कब, फर्स्ट जनरेशन में, ध्यान रखना, क्योंकि N15 जो ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपको लिख देते हैं ऊपर ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे भैया। ठीक है, इसके पास N15 वाला था जेनेटिक मटेरियल, अब इसके ये एब्जॉर्ब करेगा और ये पहली जो जनरेशन होगी आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हाइब्रिड। क्या बना लेगा, हाइब्रिड बना लेगा, ऐसे बनाएगा हाइब्रिड। देखिए ये कुछ
ऐसे, ठीक। और इसके बाद में ये कुछ ऐसे, इसके ऊपर से ये N14 मीडियम ऐसे ग्रो कर जाएगा, N14। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हो ये वाला, ये क्या था, ये जो स्टैंड था ये क्या था, N15। और जो ये स्टैंड बना ये वाला नया वाला वो N14 का बन गया, ठीक, N14 का बन गया। तो ये हो गया। तो 100% क्या होगा, पहला जो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन क्या बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। पहली जनरेशन में हाइब्रिड बनेगा, 100% हाइब्रिड। यहां लिख लो 100%, ठीक, 100% पहली जनरेशन में। अब फर्स्ट जनरेशन ये क्या है, ऐसे लिख लो 20 मिनट। 20 मिनट, क्योंकि इक्वलाइज होती है, रिप्लीकेट कब करेगी, 20 मिनट बाद में रिप्लीकेट कर जाती है, पहले 20 मिनट में ये रिप्लीकेट करती है। तो पहली जब 20 मिनट में ये हाइब्रिड बन गया रिप्लीकेट करके। अब अगले 20 मिनट में क्या होगा वो देखते हैं हम। अब इसको रफ करेंगे, ठीक है, इसको रफ करेंगे तब आपको बताते हैं, इसको रफ करेंगे अब हम तब आपको बताएंगे। तो अब क्या होगा, अब हाइब्रिड बन गया था, उसी के आगे से आप देखिए, उसी के आगे से आप देखिए, यहां पर क्या था, यहां पर क्या था कि यहां पर क्या था, ऐसे देखिए आप, यहां पर ऐसे, ठीक। तो ये हाइब्रिड था, यहां पर क्या था, ये ऐसे हाइब्रिड था, ऐसे हाइब्रिड था ये। अब ये क्या करेगा, अगले 20 मिनट में, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है 40 मिनट में, तो यहां पर लिख लो 40 मिनट, या तो लिख लो नेक्स्ट 20 मिनट। एग्जामिनर है, कुछ भी दिमाग में पूछ सकता है, नेक्स्ट 20 मिनट पूछ सकता है। तो आप सोचोगे 20 मिनट कहाँ सर, तो 40 मिनट बताए थे, तो इसलिए नेक्स्ट 20 मिनट। और या फिर लिख लो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। क्या लिखोगे, सेकेंड जनरेशन, जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन, या फिर 40 मिनट, या फिर नेक्स्ट 20 मिनट। दिमाग में बैठा रहेगा ना, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका, अब यहां पर मीडियम कौन सा है, सभी को पता है मीडियम कौन सा है, N14 मीडियम रहेगा, N14 मीडियम रहेगा, N14 मीडियम, ठीक। अब इसके स्टैंड अलग अलग कर लो, दोनों स्टैंड। तो एक स्टैंड इसका देखो, अब इसका अलग अलग कर लो। तो ये स्टैंड हो गया आपका ये वाला ऐसे, ये तो स्टैंड हो गया एक, और एक ये स्टैंड हो गया ऐसे, दो स्टैंड हो गए। अब N14 मीडियम में जो यहां पर N14 मीडियम में जो ग्रो करा रहे थे, तो अब इसका स्टैंड सिंथेसाइज करेगा। तो N14 का जब सिंथेसाइज करोगे ऐसे, ये बन गया, और इस पर भी N14 सिंथेसाइज कर दो ऐसे, ये बन गया। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया एक लाइट डीएनए और एक हाइब्रिड डीएनए। तो इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लाइट डीएनए, लाइट डीएनए। इसको लिखोगे हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। इसके दोनों स्टैंड अलग कर लिए, उस पर N14 सिंथेसाइज कर दिए, ये हाइब्रिड डीएनए बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि आप बताइए सेकेंड जनरेशन के बाद में किस रेशियो में डीएनए सिंथेसाइज होते हैं, लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। तो आपको बताना है, क्या बताओगे, 1:1, 50-50%, यानी यहां पर ये लिख सकते हो आफ्टर सेकेंड जनरेशन जो इनका रेशियो रहता है लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए का, वो रहता है 1:1। कैसे रहेगा, 1:1 रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर आते हैं अगली जनरेशन, नेक्स्ट 20 मिनट। अब जो नेक्स्ट 20 मिनट लिखोगे आप, 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट जब आप लिखोगे यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट जब लिखोगे आप,
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फिर ये आ गई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन में क्या जाएगा, थर्ड जनरेशन में फिर इसके स्टैंड अलग अलग कर लो। तो फिर इसके स्टैंड जब अलग अलग करोगे तो देखो, इसका स्टैंड अलग अलग करो, इसका स्टैंड अलग अलग करो, तो एक स्टैंड ये बन गया, ठीक, इसका वाला एक स्टैंड ये बन गया, इसका अलग अलग करो, एक स्टैंड इसको बीच में रखते हैं, ये वाले को, लाल वाले को, नहीं तो साइड में कर देते हैं, सही रहेगा। एक स्टैंड उसका हरा वाला ये बन गया, अब इसका लाल वाला, रेड वाला, नहीं तो बाबा सर जी लाल रेड करते हैं, ठीक, ये। और इसमें किस मीडियम में ग्रो कराए थे, N14 मीडियम में। तो अब इस पर कौन सा स्टैंड बनेगा, N14 का ही बनेगा। तो बना दो N14 का, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो अब किस रेशियो में बन गए, थर्ड जनरेशन के बाद में, थर्ड जनरेशन के बाद में ये बन जाएंगे 1:3। अगर लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए देखोगे तो ये लाइट डीएनए है, ये हाइब्रिड डीएनए है, ये जो है लाइट डीएनए और ये हाइब्रिड डीएनए है। ये कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड, और ये लाइट डीएनए, लाइट डीएनए हो जाएगा, ठीक है। 1:3 हो जाएगा, ठीक, 1:3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। जरा पानी पी लेते हैं हम, एक मिनट। ये 1:3 हो जाएगा। अब आप बताइए कि अब कहां पर आपको दिक्कत आ रही इसमें है, लगा कहीं पर आपको कि बहुत टफ है, लगा कहीं पर आपको। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, ये 100% हाइब्रिड बन गया था, उसके बाद में अगले 20 मिनट में ये डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करेगा, इसके दोनों स्टैंड अलग कर लो, उस पर N14 सिंथेसाइज करके देख लो, 1:1 आ जाएगा। सेकंड जनरेशन के बाद में, थर्ड जनरेशन के बाद में उसी तरीके से थर्ड जनरेशन के बाद में फिर इसके स्टैंड अलग अलग कर लो सब, उस पर N14 सिंथेसाइज कर दो, 4 स्टैंड इसके अलग अलग कर लो, उस पर N14 सिंथेसाइज कर दो, फिर देखो 3 लाइट डीएनए, एक हाइब्रिड डीएनए, 1:3 आ जाएगा। कहीं कुछ लगा? आप चलो इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। चलो ये हो गया, ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक, नोट करो इसको, नोट करो इसको, नोट करो। तो अब देखो, अब क्या है, अब क्या है कि आप लोग ये सोचते हो कि ये जो रेशियो में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए का रेशियो क्या रहता है आफ्टर इतनी जनरेशन के बाद में, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखो कि फर्स्ट जनरेशन, जो ये चीज याद रखो, देखो शुरुआत से देखोगे तो वैसे भी याद रहेगा कि N15 वाला किसमें उठा के डाले थे, N14 वाले में, ठीक है। वहीं से ई कोलाई डिवाइड होना शुरू हुई थी, रिप्लिकेट शुरू हुई थी। तो जब N15 वाला, जो N15 वाला पड़ा था, N15 वाला पड़ा था, किसमें पड़ा था, वो N14 वाले में डाल रहे थे ना, N15 वाला N14 वाले में डाले थे, तब हमको पहला जो डीएनए मिला था हमको, ठीक है, वो क्या मिला था, वो जो पहला डीएनए मिला था वो N15 और N14 मिक्स था, जिसको हम हाइब्रिड बोले थे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक ट्रिक होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एकेज टूल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, एके टूल्स। अब एके टूल्स में हम क्या समझाते हैं कि पहली जो यहाँ पर N15 वाला N14 में जो डाले थे, ठीक है, N15 वाला N14 में डाले थे, तो 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में ये डिवाइड कर गया था, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन
में डिवाइड होके ये अगला क्या बन गया था, अगला जो बन गया था वो कुछ ऐसे बन गया था, ऐसे बन गया था, ऐसे। ये क्या था, N14 मीडियम में डाले थे ना, N15 वाला उठा के N14 मीडियम में डाल दिए थे तो हाइब्रिड बन गया था। तो 100% क्या रहता है, हाइब्रिड रहता है। अब आपको करना क्या है कि पूरे एक्सपेरिमेंट में एक लाइन आप याद रखिए, यही यहां पर हम एक टूल्स में आपको बताते हैं कि एक लाइन आपको याद रखिए कि पूरे एक्सपेरिमेंट में N14 मीडियम में ही उठा के हम डालते हैं। जो भी यहां पर प्रोडक्ट बनेगा उसको हम उठा के N14 वाले मीडियम में ही डालते हैं। तो आगे फिर से हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पर N14 मीडियम लेंगे। N14 मीडियम बताया ना अभी कि पूरे एक्सपेरिमेंट में ही हम केवल N14 मीडियम में उठा के डालते हैं जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब N14 मीडियम ले लिए, अब इसके दोनों स्टैंड अलग करो। जब जैसे वहां पर पूछता है तो वहां पर भूल जाते हैं बच्चे कितनी जनरेशन के बाद क्या बनेगा, तो इतना याद रखो कि फर्स्ट जनरेशन के बाद एक हाइब्रिड बनता है, ठीक है। उसके बाद में N14 मीडियम डालो, फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड बनेगा, उसके बाद में सेकंड जनरेशन आएगी, इसको लिख लो सेकंड जनरेशन, ठीक है। इसको दोनों स्टैंड अलग अलग कर लो, ऐसे और ऐसे। अब उस पर N14 है, इस पर सिंथेसाइज कर दो, ऐसे इस पर ऐसे सिंथेसाइज कर दो, बस क्या मिल गया आपको, 1:1 मिल गया। और यही तो एग्जामिनर पूछता है, बताओ सेकंड जनरेशन के बाद में रेशियो बताओ किसका, लाइट डीएनए का और हाइब्रिड डीएनए का, तो ये रहता है 1:1 रहता है, ठीक। फिर नेक्स्ट अगली जनरेशन थर्ड जनरेशन आती है, बताओ थर्ड जनरेशन में फिर इसके बाद में थर्ड जनरेशन के बाद में बताओ, थर्ड जनरेशन के बाद में रेशियो बताओ, ये पूछ लेता है। फिर इसकी स्टैंडर्ड अलग कर दो, ऐसे लो भैया हम तो अलग अलग कर देंगे, जब भी पूछेगा हम अलग अलग कर देंगे, लो अलग अलग कर दिए। अब इस पर सिंथेसाइज कर दो, किस पर डाले थे, N14 मीडियम में डाले थे, इसको सिंथेसाइज कर दो, लो सिंथेसाइज कर दिए। लो कहां से क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूछोगे बताओ, लो सिंथेसाइज कर दिए। अब क्या इसका रेशियो निकल गया, थर्ड जनरेशन के बाद में इसका क्या रेशियो निकल के आ गया, 1:3। थर्ड जनरेशन है 3 आ रहा, थर्ड जनरेशन 3 आ रहा, 1:3, ठीक। लो ये हम बताते हैं आपको एक टूल्स में, क्या चीज, सोचने का तरीका बताते हैं आपको, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको अभी तक पढ़ने में चमकी नहीं होंगी लेकिन यहाँ पर आपको चमक जाएंगी। पूरे मीडियम में हम N14 यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें N14 उसके स्टैंड अलग करके उसमें N14 मिला दो, उसका स्टैंड अलग किए N14 मिला दिए, स्टैंड अलग किए N14 मिला दिए, हमें रेशियो मिलता चला जाएगा हमको, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब एक हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, फिर यहां तक समझ में आ गया, पक्का मैं बता रहा हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक। इतना एक्सपेरिमेंट है। अब आप हमको ये बताइए कि हाउ many heavy DNA semi-conservatively synthesize in Michelson and Stahel एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी देते हैं, तो एक सेकंड ऑप्शन है 2 और थर्ड इसका ऑप्शन है 3 और फोर्थ इसका ऑप्शन है 0। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताइएगा,
ठीक है, और सभी बच्चे जरूर इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर जो इसको सही आंसर कर गया, इसका जो भी सही आंसर कर गया, समझ जाएंगे कि हम पूर्णतया सक्सेस हुए इसे समझाने में, अगर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर गए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जरूर सभी को आंसर देना है, इस क्वेश्चन का सभी को आंसर जरूर करना है, ठीक है। सभी को जरूर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए एक चीज थोड़ा और बता देते हैं आपको, है बस ये इसको यहीं तक रखते हैं, इसको फिर यहीं तक रखते हैं कि इसको क्यों सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं, जैसे कि हम क्या यूज कर रहे थे, जैसे कि ये कोई डीएनए था, ये हमारे पास डीएनए था, एक डीएनए ये सपोज N15 मीडियम का डीएनए था, N15 मीडियम का डीएनए था ये। अब हमने मीडियम क्या लिया था, हमने मीडियम लिया था N14 मीडियम लिया था, ठीक है, N14 मीडियम लिया था। तो इसके क्या होते हैं, इसके स्टैंड अलग अलग करो, पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको स्टैंड अलग अलग करो, ठीक है। तुरंत उसको क्या है, उस पर ये सिंथेसाइज करो। तो अब क्या हुआ, आप क्या देखे यहाँ पर कि जो ये वाले स्टैंड थे, ये क्या थे, पैरेंटल, ये पैरेंटल स्टैंड थे, ठीक है, पैरेंटल स्टैंड, ठीक है, पैरेंटल स्टैंड्स, ये पैरेंटल स्टैंड थे जो कि क्या हो गए, कंजर्व हो गए, मतलब एज इट इज पैरेंटल स्टैंड आ गए यहाँ पर। और ये जो स्टैंड था, ये वाला जो ग्रीन वाला, ये सिंथेसाइज हुआ, ये क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज। तो क्या हुआ, इसीलिए क्योंकि आधा क्या है, इसमें एक स्टैंड पहले से पैरेंटल है, वो यहाँ पर कंजर्व हो गया है, और एक स्टैंड इसका वो न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, इसलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं, या फिर सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्टैंड इसका सिंथेसिस हुआ है और एक स्टैंड इसका, ये वाला रेड वाला, ये कंजर्व हुआ है, मतलब आधा कंजर्व हुआ है और आधा सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। और पूरा इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। गॉट इट, ओके। चलो अब ये सभी को लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, और जिसको भाई समझ में आ गया होगा तो गुरुदक्षिणा के रूप में आप जानते हो आपको क्या करना है। अच्छा लगे तो वैसे कभी कहते नहीं है, तो जो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और गुरुदक्षिणा के रूप में जो भी करना हो कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं यकीन कर सकता हूँ कि इसके बाद में आपको कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो रफ करता हूँ। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, ओके, धन्यवाद।